मैं आज डिस्कस क्या करूंगा, मोहन राकेश के बारे में, जिन्होंने क्या लिखा है, सिपाही की माँ। आज महान हस्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ, 8 जनवरी 1925 को। ठीक है, जिनमें शुद्ध हिंदी में लिखा है, कृपया अपना पेन से लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे, 1925। कोई दिक्कत? चलिए, इनका निधन कब हो गया, 3 दिसंबर 1972। 3 दिसंबर 1972। जन्म स्थान कहाँ है इनका, जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में। अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में, जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, ठीक है, चलिए, सब कुछ ओके है। हाँ, चलिए, कहाँ पर थे हम लोग? बचपन का नाम इनका क्या था, मदन मोहन। क्या नाम था, मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम था, मदन मोहन गुगलानी। माता पिता बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी। पेशे से क्या थे ये, वकील थे। पेशे से क्या थे, वकील थे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए, शिक्षा इनका क्या था, एमए। क्या था, एमए संस्कृत से लाहौर में किया। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए हिंदी में किया। ठीक है, चलो, वृत्ति क्या था, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन किया इन्होंने। सारिका के कार्यालय में नौकरी भी किया। 1947 के आसपास एल्फिस्टन कॉलेज में मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक यानी शिक्षक भी थे। और कुछ समय तक DAV कॉलेज में भी उन्होंने प्रशिक्षण किया। उनके बाद जालंधर में प्रवक्ता थे और 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और 1962 में सारिका से संपादक। अंत में मृत्यु उपरांत स्वतंत्र लेखन। सबसे अंत में क्या बने, लेखन। कृति क्या है इनका, इंसान के खंडहर 1950 में और नए बादल 1957 में। जानवर और जानवर, जानवर और जानवर कब, 1958 में। एक और जिंदगी 1961 में। फौलाद का आकाश 1972 में। बारिश 1972 में। सभी कहानी संग्रह, अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल 1972 में। सभी उपन्यास, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सभी नाटक, पैर तले की जमीन, अंडे की छिलके और अन्य एकांकी, सभी एकांकी, आखिरी चट्टान तक, यात्री वृत्तांत, परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बकलम, खुद लेख निबंध है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद मृच कटिकम, अभिज्ञानकुंतलम, एक औरत का चेहरा, इन्होंने अनुवाद किया है। सभी सारथी जीवनी संकलन है। मोहन राकेश की डायरी क्या ये निधनोपरांत प्रकाशित किया गया था। क्लियर? शोध कार्य क्या था इनका, नाटक में सही शब्द की खोज और विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए। यहाँ तक समझ गए? अब चलते हैं मोहन राकेश की कहानी। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। वे 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। कथा साहित्य के अंतर्गत उन्होंने कहानियां, उपन्यास लिखे हैं। नाटक के क्षेत्र में तो वे जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक के रंगमंच के युगांतकारी प्रतिभा के रूप में वे अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं। अखिल भारतीय ख्याति मतलब नाम कर चुके हैं, ठीक है, कमा चुके हैं। हिंदी का आधुनिक रंगमंच उन्हें अपना प्रमुख प्रेरणा पुरुष मानते हैं, ठीक है, मानता है। वे रंगकर्मी, अभिनेता, रंगनिर्देशक
नहीं थे, महज नाटककार थे, किंतु उनके नाटक की परिकल्पना इतनी ठोस, जटिल और आधुनिक रंग संकल्पना को सर्जनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली थी कि आधुनिक रंगमंच का हिंदी में जो नवीन संगठन संयोजन हुआ उस पर मोहन राकेश की निर्णायक छाप पड़ी। इतनी ही नहीं, हिंदी में उनके समकालीनों में अनेक लोगों ने आधुनिक विषय वस्तु, कथ्य और रंग ढंग के जो नाटक लिखे, उनके पीछे इस क्षेत्र में अपने कार्यों से महान राकेश द्वारा लाई गई हलचल की प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं। चलो देखो, हिंदी है, इसमें वर्ड मीनिंग का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नाटक मुख्यतः मंच और दृश्य विनय के लिए ही लिखा जाना चाहिए और उसका प्रभाव केवल लिखे हुए शब्दों पर नहीं बल्कि अभिनेताओं के व्यक्तित्व। इनका कहना था अगर हम नाटक लिखते हैं तो उनमें शब्द तो इम्पोर्टेंट है ही, उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभिनेताओं को व्यक्तित्व, स्वर और अभिनय कुशलता पर, रंगमंच की सजावट और प्रकाश पर तथा अभिनेता एवं दर्शक के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाले विशेष वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। नाटक का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु दृश्य विनय का संपूर्ण प्रभाव देने वाले अनेक उपकरणों में से वह केवल एक उपकरण है। वो केवल उपकरण, वही उपकरण नहीं, वो केवल एक है, एक भाग है। इन सच्चाइयों को मोहन राकेश ने अपने दृष्टि पथ पर चालू नहीं क्या, अपने दृष्टि पथ पर, अब माइक चालू हुआ, खैर अब क्लियर आवाज आएगा, तब से शायद नहीं जा रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते। इन सच्चाइयों को मोहन राकेश ने अपने दृष्टि पथ और चिंता केंद्र में रखा और नए ढंग के नाटकों की रचना की। वे अपने आसामयिक निधन के समय तक नाटक एवं रंगमंच की संश्लिष्ट भूमि से जुड़ी समस्याओं को लेकर शोधरत थे। यानी जितने भी समस्याएं इनके भूमि पर थे, उस अपने नाटक के रंगमंच के माध्यम से सभी समस्याओं को लोगों के समक्ष प्रकट करने का असीम कृपा थी इसके अंदर। उनके बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों में आधुनिक नाटकों का जन्म एवं विकास हुआ। आधुनिक नाटकों का विकास कहाँ हुआ? आधुनिक नाटकों का विकास हुआ पश्चिम देश में। तब से लेकर अब तक यूरोप और अमेरिका ने नाटक के रंगमंच, है ना, क्षेत्र में विलुप्त प्रयोग हुए। इससे नाटक और मंच दोनों ही क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तनों के अनेक चरण घटित हुए। मोहन राकेश इस विश्व परंपरा को अपने ढंग से आत्मसात करते हुए आगे बढ़े और उनके नाटक लेखों में मंच सज्जा तथा दृश्य बंद वेशभूषा, रूप सज्जा, रंग, संगीत और प्रकाश, इन सभी चेतना बराबर रहती आई है। उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरे से बाहर निकालकर युगों के रोमानी ऐन्द्रजालिक सम्मोहन से उबारा तथा एक नए दौर के साथ उसे जोड़कर दिखाया। ध्यान से देखिएगा, हमारा हिंदी नाटक अंधेरे में था। जब से आधुनिक नाटक का पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी देश से हमारे देश में आए, तब से मोहन जी ने बड़ा ही सुंदर ढंग से हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है और उबारा है और एक नए दौर के साथ जोड़कर दिखाया है हमारे इस अंधेरेपन के हिंदी नाटक को। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत है? लाइन बाय लाइन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लाइन भी एग्जाम में पूछता है। यहां प्रस्तुत एकांकी उनकी पुस्तक अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। जब आप एक्सप्लेनेशन करिएगा, जब व्याख्या लिखिएगा, जब इनका भावार्थ बोलेगा लिखने के लिए 4 से 5 बार में, उस समय कहिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है, जिनका लेखक राकेश है। समझ गए? इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एकांकी जैसा नाम
एकांकी जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि एक अंक के बहुत छोटी रचना है, एक अंक की बहुत छोटी रचना है, इसी को एकांकी कहते हैं। और उसकी तुलना प्रायः कहानी से की जाती रही है। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु को प्रस्तुत है, जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है, बर्मा में लड़ने गया है। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई, एक बहन के लिए इकलौता भाई, एक माँ के लिए इकलौता बेटा, और उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। आप सोच सकते हो, जब आपके फादर श्री कमाने वाले होते हैं, उस समय सारी जिम्मेदारी पापा के पास होता है। गेट लगा दूसरा। वह लड़ाई के मोर्चे से कमा कर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके, यानी वो लड़ाई से लौटेंगे तब उनका पीला हाथ हो सकेगा, यानी शादी हो सकेगा। माँ एक देहाती भोली स्त्री है। माँ कैसी लड़की है? देहाती स्त्री, भोली है, भाली है। वो ये भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी और किनसे किसी लिए हो रही है। उसका अंजाम ऐसी भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वो सोच भी नहीं सकती। माँ और छाया की तरह उससे लगी बेटी के भीतर की वह आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है, अनेक रूप रंग ग्रहण करती है। उसकी संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाएं का लेखक ने सदैव हाथों ऐसा उद्घाटन किया है कि रचना के अंत में एक अपार विषाद मन पर अस्थायी प्रभाव छोड़ जाता है, कि हर हमेशा ऐसा प्रभाव लेखक ने पाठकों पर छोड़ता है कि आप इसे ध्यान रखेंगे, इसीलिए कहते हैं अस्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं, परमानेंट प्रभाव छोड़ जाते हैं। मोहन राकेश क्या कहते हैं? तू हवा और पानी के साथ है, उसके साथ मिलकर उसकी तरह ही जो जीवन में ख्याति या प्राप्ति तेरी उपलब्धि नहीं, तेरी उपलब्धियां तेरी खोज है, खोज और जी खोज, है ना। यानी ध्यान रखिएगा, मोहन राकेश की कोटेशन था। अब शुरू होती है सिपाही की माँ, जिनका कुछ मुख्य पात्र है। इसे ध्यान से सुनिएगा, लंबी क्लास होगा लेकिन शानदार और सुंदर होगा। इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है बिश्नी, ध्यान रखिएगा। दूसरा है बिश्नी कौन है, और उसके बाद मुन्नी है, कुंती है, दीनू है, ठीक है, एक लड़की है, दो लड़की, ठीक है, मानक और सिपाही। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? समस्या, दुख, तकलीफ, घृणा, कोई विषाद? कुछ नहीं हो रहा है, यानी यहां तक क्लियर है, समझ गया। चलिए, कहानी रोचक होगा ऐसा लग रहा है ना। चलो, देहात के घर का आंगन अंधेरा और सिलदार, आंगन के बीचों बीच एक खस्ता हाल चारपाई पड़ी है। चारपाई समझते हैं ना? बिल्कुल, एक और वैसी चारपाई दीवार के साथ रखी है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हंडियां पड़ी है, मिट्टी की हंडियां पड़ी है। सामने एक लड़की का टूटा हुआ दरवाजा है जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा चारपाई, अंगोछा चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं है ना। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। ये दृश्य दिखा रहे कभी पहले। पर्दा उठने पर बिश्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी और चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है, और उसके चेहरे पर क्या है? झुर्रियां पड़ी है और बाल सब सफेद हो चुके हैं। मुन्नी उसकी 14 बरस की लड़की 12 की चौखट से सटकर खड़ी है।
बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। क्या हो रही है? मैली। कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतरों की गुटर गू सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती है, फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। ये अभी दृश्य बता रहे हैं कवि। क्या बता रहे हैं? दृश्य। मुन्नी पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर में बोलते हैं, डाक वाली गाड़ी आ गई मां, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूं। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों की गुटर गू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाती है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी सी लौट कर आती। मुन्नी कौन है? कौन है? बेटी। कौन है? बेटी। अभी से कैरेक्टर क्लियर करके रखो, समझ में आएगा। बिस्नी बोलती है, क्यों डाक वाली गाड़ी ही थी क्या? बिस्नी कौन है? मुन्नी की माँ। मुन्नी को बोलती है, क्या क्यों डाक वाली गाड़ी ही थी क्या? मुन्नी बोलती है, हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोढे के पास फर्श पर बैठ जाती है और बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है, मतलब थोड़ी सी उदासीनता। बिस्नी ठंडी सांस लेकर और बोलती है, क्या आज भी चिट्ठी नहीं आई? जाने भाग में क्या लिखा है? मुन्नी क्या बोलती है, आज सिर्फ चौधरी का टिल्सन का मनी ऑर्डर आया है ना, और कोई चिट्ठी नहीं आई है। बिस्नी बोलती है, क्या ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं? मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ना लिखे। मानक इनका बेटा है और कहते हैं ऐसा मानक नहीं है कि 2 महीने तक चिट्ठी ना लिखे। वो लिखता होगा जरूर, ये डाक वाला कुछ करता है। पहले हर 15 रोज चिट्ठी आ जाती थी, जबकि ना जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है, कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। देखो बउआ, जिनके पास ज्यादा बेटा होता है उनको भी तकलीफ होता है। इनको तो एक बेटा था जो चिट्ठी मतलब नहीं आती है और वो सैनिक में भर्ती है। सोच सकते हो मन में कुछ तो डाउट होता होगा, क्या हो गया है मेरा मुन्ना को। वो मुन्नी से पूछते हैं। मुन्नी कहती है, माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी बोलती है, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेता। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आले फिर मैं इसे पूछूंगी। मतलब एक बार घर आ जाए बेटा फिर मैं इसे पूछूंगी। क्या आगे डैश डैश है, अपना पूछेंगे क्या हाल चाल है या कुछ बोलेंगे इतना देर से चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। मुन्नी कहते पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही ना मिलती हो सकता है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती। बिस्नी इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ लिख कर डाल दे। उसे यह नहीं पाता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन 2-4 है, मतलब बेटे जिनके सहारे वो प्राण लेकर बैठी रहेगी। नदी दे को यह बात तो सोचनी चाहिए, है ना। हाँ। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रख देती है। मुन्नी तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण निस्तब्धता
बिश्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई से समेटने लगती है। मुन्नी धोती था करते हुए बीच में रुककर, ब्रह्मा यहां से कितनी दूर होगा मां? बिश्नी चौधरी कहता था कई 100 कोस दूर है, जाने चौधरी को भी पता है या नहीं। जब जो उसके मुंह में आता है कह देता है। मुन्नी चौधरी यह भी कहता है कि वहां गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहां जाते हैं। पानी वाले जहाज में बैठकर वहां, सोचो कितनी दूर होंगे। बिश्नी यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से ब्रह्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते की सुंदर समुंदर में पानी वाले जहाज देखकर आया था। मुन्नी कहती है ब्रह्मा से चिट्ठी भी तो फिर मां जहाज में ही आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो क्वेश्चन है, इसमें संभावनाएं लग रहा है। बिश्नी कहती है ऐसी काली जबान ना बोल, मुंह अच्छा ना हो तो बात तो आदमी अच्छी करे। अरे मुंह अच्छा नहीं, कम से कम बात अच्छा करो भाई। एक बेटा ऐसे ऐसे बोल रही हो, दिक्कत हो जाएगा। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए। इतना मतलब आश्चर्य के साथ बोलते, इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता? मुन्नी संकोच के साथ मां पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता है कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। बिश्नी चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है, दुनिया भर की सारी अक्ल उसके पेट में आ गई। वो यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है, अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है ना। ऐसा बिश्नी कहते हैं। मुन्नी धोती तह करके अंदर अंदर ले जाती है। बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है। कुंती कौन सा कैरेक्टर है? पड़ोसिन है। अधेर होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। ठीक है। कुंती बेसन दे, आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। बिश्नी हाँ कुंती, क्या बोली है? हाँ कुंती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चरखा पूनी अलग हटा देती है। कुंती उसके नजदीक चारपाई पर बैठती है। कुंती कहते हैं क्या आजकल ब्रह्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। बिश्नी यहाँ से कौन ब्रह्मा होकर आया है? लड़ाई का हाल वहां वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है। चौधरी रोज घर बैठा खबरें गढ़ता रहता है। मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। आज यह जो जी में आए कहले सब सच है, ऐसा मां को लगता है। लेकिन आगे क्या होने वाला है सुनोगे तो दंग रह जाओ। कुंती बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के साथ पीले करे, मतलब शादी रचाए। बहन के साथ मतलब बहन के शादी में भाग ले खुशियां में। सब सहेलियां तो एक करके चली आ गई। धनो भी बैसाख में चली जाएगी। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली। सब चीजें जैसे विलायत चली गई है। तूने अभी इसके लिए कोई बर घर नहीं देखा। मतलब मुन्नी की शादी की बात कर रहे हैं कुंती अपने नाइबर से, जिसका नाम क्या है? बिश्नी। बिश्नी कभी नाइबर कुंती है।
कुंती की भी नाइवट बिस्नी हुई है ना। बिस्नी, वो घर देख कर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। दहेज। कुंती, पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रख कर और कितनी बड़ी करेगी, है ना। लड़की की बात हो रही है। मेरी धनों का अभी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो, मतलब बुझनुक हो गई है। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं, लड़ाई का कुछ पता है क्या, क्वेश्चन मार्क है। बिस्नी, नहीं, वो 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। वो कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा। उसे गए भी 7 महीने हो गए हैं। कुंती, हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। भीषण देई, लड़ाई का मुंह शोर का मुंह है, शेर लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है। लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है, तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। तार मतलब लंबी हो गई है, तू कहे तो मैं इसके लिए वर्ड ढूंढूं। क्या ढूंढूं? वर्ड ढूंढूं, ठीक है। ये डॉन हो गया क्या? दीनू कुम्हार हुंडिया का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाँफता हुआ आता है, ठीक है। और उसके सिर के और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं, हाथ मिट्टी में सने हैं। दीनू, मुन्नी की माँ, आज तो हद हो गई, ठीक है। दीनू बोलती है मुन्नी की माँ से, आज तो हद हो गई। विष्णु कहती है, किस बात की हद हो गई, इतना हाँफ क्यों रही हो। दीनू बोलती है, बताने की बात नहीं, तू बाहर निकल अपनी आंखों से देख। विष्णु कुछ बताएगा भी, बात क्या है। दीनू, बात क्या है, तमाशा है, सच कहता हूँ मुन्नी की माँ, बेशर्मी की हद हो गई। विष्णु कहते, क्या फिर वो चौधरी की बेवा, मतलब गैस कुछ चौधरी वाली बात है क्या। दीनू, नहीं उसकी बात नहीं है, 2 जवान छोकरियां आज कहीं से आई है और उनका ऐसा पहिरावा है कि तुमसे क्या कहूं। अहिना होता है, गाँव में एगो दूगो आ जाए इस तरह की तो ऐसा बात होता है। रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह चिटफुट चलती है ना, मतलब अटकन मटकन करके, और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है, मुन्नी अंदर आ जाती है। दीनू, मुड़कर मुड़कर, मुझे लग रहा है टाउनबा हो गया, ठीक है। खैर इसको चार्ज में लगा देते हैं तत्काल, देखते हैं कुछ देर में हो जाए चार्ज। चलो कुछ देर आवाज ऐसे रहेगा, देखते हैं। यहाँ तक समझ गए? दीनू, मुड़कर वे तो घर की तरफ ही आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना। दीनू बाहर चला जाता है। विष्णु, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। 2 बर्मी लड़कियां बाहर से आती है, वे जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हैं, दोनों के हाथों में एक एक थैला है। कुंती कुंती कुंती,
बिस्नी के कान में फुसफुसा कर क्या कहती है, ये लड़कियां क्रिस्टान है। बिस्नी उसका मतलब ना समझकर प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखती है। कुंती उसी स्वर में बोलती है, क्रिस्टान होती है जो मर्दों को घरों में रखती है, और आप बाहर घूमती है। समझ गए? समझ गया बात? लड़की नंबर 1, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए। मंगनिया, हाँ मौजी, परमात्मा आपका भला करेगा। दूसरी लड़की कहती है, हम रिफ्यूजी है माँ जी, बहुत दूर से भूखी प्यासे आ रहे हैं। फर्स्ट लड़की बोलती है, क्या हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहां से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ। समझ गए यहाँ तक? कुंती क्या कहते हैं, बिस्नी की कान के पास जाकर कहती है, यह लड़कियां क्रिस्टान नहीं है, इनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। समझ गया? बिस्नी लड़कियां के चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए, हाय री, तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो। ऐसा बिस्नी। लड़की नंबर 1 क्या बोलती है, पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही आसरा है। जापानी जहाजों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है। रोज वहां गोलीबारी होती है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती है माँ जी। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है। फौज को छोड़कर और कोई वहां नहीं रहा। मुन्नी जरा आगे आकर, माँ यह कहती है इसके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो ब्रह्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है। सेकेंड लड़की कहती है, हमारी मुल्क का नाम ही बर्मा है बहन जी, हमारा सर रेगून बर्मा में ही है। बिस्नी और मुन्नी क्या कहती है, एक साथ तुम लोग ब्रह्मा से आई हो। लड़की, हाँ माँ जी, हम बर्मा से आई है। वहां रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई है। जिनको जिधर रास्ता मिलता है वो उधर क्या करता है, वो उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं माँ जी। आज हम लोग आप लोगों के ही आश्रय है। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के घरों से मिल जाता है उसी से मतलब अपना घर तो चलाते हैं। किसने बात काट कर क्यों रही, बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। लड़की 1 कहती है, हाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी। हम लोग फिर भी खुशकिस्मत है जो जान लेकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल में रास्ते में चलते रहे हैं। मुन्नी तुम लोग बर्मा से पैदल चलकर आई हो। लड़की कहती है, जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दले पड़ती है। हमने एक से एक औरत एक दल में फंसकर वहीं रह गई। मुन्नी माँ यह कहती है कि वहां से पैदल आई है तो चौधरी कहता था कि वहां पानी वाले जहाज से जाते हैं। लड़की 1, जी, लड़की 1 क्या कहते हैं, जी असली रास्ता जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में
बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाजों को रास्ते में ही डूबो देते हैं और हम लोगों को जहाज मिलते भी नहीं। जहाजों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं। बिस्नी सिहर कर मतलब छिमछिमा सा गई। जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाजों पर आते जाते हैं? सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। लड़की, फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं माँ जी। जहाजों में लड़ाई होती है। उधर से जापानी जहाज गोले चलाते हैं और उधर से अंग्रेजों की जहाज, ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है। विष्णु के चेहरे के रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। वो चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है, ठीक है, पर उसके हाथ जैसे निशक्त हो रहे हैं। मुन्नी, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी भाग कर आ सकते? लड़की वन कहती है, नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बिस्नी सिहर कर, हाय नहीं, फौजियों को भागने की क्या जरूरत है? उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। जिसे आना होगा वो छुट्टी लेकर आएगा। भाग कर क्यों आएगा? वो इतने अनजान थोड़े ही हैं। लड़की सेकंड कहती है, आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। कुंती, यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। मुन्नी, इसलिए कहते मुन्नी सामने आ जाती है, ठीक है। बिस्नी, जा अंदर से हांडिया से कटोरी भरकर चावल ले आ। मुन्नी अंदर चली जाती है। कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती है। कुछ क्षण खामोशी रहती है। बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है। बिस्नी सिर उठाकर, क्योंकि ब्रह्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता है? लड़की कहती है, फर्स्ट, क्या दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी। पहुंच जाए तो महीना 20 दिन में पहुंच जाए और ना पहुंच पाए तो कभी ना पहुंच पाए। एक तो रास्ते में इतनी घने जंगल है कि जिसकी जानवर है जंगली जानवर है और फिर पता नहीं कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा हो। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाही की गली सड़ी लाशें देखी थी। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती तो वहाँ जापानी सिपाहियों की सिहर कर उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता था। बिस्नी बिहल स्वर में बोली, हाय बस करो राम रे राम। अपने पल्ले में आंखें छिपा लेती है। मुन्नी अंदर के चावल लेकर आती है और एक लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा लेती है। लड़की, अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है। कुंती चारपाई सरका कर बिस्नी के मोठे के बहुत पास आ जाती है। कुंती बिस्नी के कंधे पर हाथ रखकर विषंदेही बिस्नी के पल्ले से आंखें पोंछकर सिर ऊपर उठाती है। कुंती, तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है? क्या पता है ये ब्रह्मा से आई है यहाँ या कहां से आई है? मुझे तो इतना चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय राम, नहीं हाय रे राम, लड़कियां है कि क्या है पता नहीं। मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है। मुन्नी बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए, माँ, मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। जितनी हमें फिक्र है भैया को भी तो वहाँ उतनी ही फिक्र होगी। इसने आंखें पोंछती है।
माँ कब कहती है, माँ मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। मुन्नी, और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो और इसीलिए उन्होंने चिट्ठी ना लिखी हो। विष्णु ठंडी सांस लेकर, क्या पता भगवान जाने। मुन्नी, मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आ जाएंगे, अपने आप ही आएंगे। विष्णु कुछ ना कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। कुंती अपनी ही सोच से जाकर, ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। विष्णु क्या मालूम। कुंती की ठुड्डी उठाकर उसके चेहरा देखती रहती है, फिर उसका माथा चूमकर उसे साथ सटा लेती है। विष्णु तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो वह आप ही आएगा, मतलब अपने आप ही आएगा। मुन्नी लार से माँ के गले में बाहें डाल देती है, विष्णु से चूमकर और साथ सटा लेती है। पर्दा गिरता है, दृश्य दूर आता है। यह एक नाटक की तरह, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना जी? बढ़िया है। दृश्य सेकंड, वही आंगन, समय रात, दोनों चारपाई आंगन में बिछी है। दाई ओर की चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी है। उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है। दूसरी चारपाई पर घिसी हुई दरी बिछी है और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है। विष्णु चलती हुई ठिबरी के लिए अंदर से आंगन में आती है। विष्णु पास आकर, तू अभी सोई नहीं? मुन्नी चौंक कर, मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती हूँ। लोई खींचकर अपनी टांगों पर कर लेती है। विष्णु, इतनी रात चली गई, तुझे अभी तक नींद नहीं आई? मुन्नी, तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। विष्णु, मेरी उम्र तो वैसे ही नींद नहीं आती, अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। क्या लाना है? विष्णु अपनी चारपाई पर आ बैठती है, मुन्नी लेट जाती है। कुछ क्षण निस्तब्धता रहती है। मुन्नी करवट बदलकर, माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। विष्णु क्या कहते हैं? अन्य मनसक भाव से, अच्छा। मुन्नी, उसके घर वालों ने इस बार उसे सुच्चे मोतियों के गले बनवा दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। उसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। बंतों के करे भी उसके सामने कुछ नहीं है। विष्णु, अच्छा, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे करे और चूड़ियां लाएगा। अब सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है। विष्णु ढिबरी बुझाकर कोनों में रख देती है और आप भी खेस ओढ़कर लेट जाती है। उसके ढिबरी बुझाते ही प्रकाश का रंग पीले हल्के हो जाते हैं, नीला हो जाता है। साथ टिड्डियों की चिकचिक का शब्द सुनाई देने लगता है, जो क्रमशः काफी तेज हो जाता है। विष्णु करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है और दूर एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है और कई व्यक्तियों के कराहने की आवाजें आती है।
बिस्नी चौंक कर उठ बैठती है। उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता है। बिस्नी मानक इधर उधर देखकर मानक कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही है। घबराए हुए स्वर में मानक बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। माँ! बिस्नी चारपाई से उठ पड़ती है अस्त व्यस्त भाव से। तू सचमुच तू ही है मानक? कहाँ है बेटे? सुनसान में झिलियों के बोलने का सा शब्द सुनाई देता है और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। बिस्नी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर से आकर बिस्नी के पैरों के पास गिर जाता है। बिस्नी तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाता है। मानक उसका सिर गोदी में लेकर आवेगवश उस पर झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है। मानक माँ! बिस्नी उसका सिर हाथों में लेकर विहल स्वर में, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे? क्या हुआ है तुझे? मानक मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी है और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। बिस्नी कहते हैं दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है? तेरा कौन दुश्मन है? मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता। मानक उसको मैंने कई गोलियां मारी थी मगर वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मुझे मारना चाहता है। उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूँ तो वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो वो मेरे पीछे रेंगता है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो बड़ा खतरनाक है। पानी लाओ ऐसा मानक कर। बिस्नी तू उठ, चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। मानक दूध नहीं पानी। और यही वो अभी यहाँ आएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वो आ तो नहीं रहा। बिस्नी व्याकुलता पूर्वक बाहर की ओर देखती है। बिस्नी नहीं बेटे, कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है। उठ, आराम से चारपाई पर लेट जा। मानक नहीं पानी। क्या मांगता है? बिस्नी पल भर असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वो पीपल के गिलास में पानी के लिए हुए बाहर आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। बिस्नी यह ले बेटे पानी, आराम से पीना। छोटा छोटा घूंट करके नीरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है मेरे थोड़ा कुछ खा ले, मतलब कुछ खा भी ले, है ना? मानक नहीं, मेरी भूख मर गई है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती, पानी। क्या मांगता है? बिस्नी गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके हाथ से लेकर गिरावट पानी पी जाती है और उसी समय किसी का हास्य स्वर सुनाई देता है। मानक के हाथ में गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है। उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंता चमकता है। मानक सरक कर माँ के नजदीक हो जाता है। बिस्नी उसे बाहों में समेट लेती है। मानक यही वही है, वो देख माँ, वो आ गया है, वो देख। अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है। साथ फिर हास्य स्वर सुनाई देता है और फौजी लिबास में एक और आकृति प्रकट होती है। बिस्नी मानक को साथ सटा लेती है। बिस्नी मानक को साथ सटा लेती है। सटा लेती है और आने वाले सिपाही आपके पास क्या करती है? वो हंसता है। ठीक है, सिपाही तू इसे गोद में लिए बैठी है।
तू इसे माइक चल रहा है। क्या है कि तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं यह मुर्दा है या नहीं। बिस्नी बिस्नी कहा गया, हाँ, बिस्नी सिर से पांव तक सिहर जाती है। मानक उठने के लिए क्या है, जदोद हद करता है, यानी जिद करते हैं। यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं हिलडुल सकता हूं, बात कर सकता हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं। उसे और साथ सटाकर अस्वस्थ स्वर में, हाँ बेटे, तेरी जान की साथ तेरी माँ की जान है। मैं जाती हूँ, जीती हूँ, तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है। सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है। सिपाही, इसे कैसे कुछ हो सकता है। मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है। विष्णु कुंदा हाथ से पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है, पर लुढ़क कर विष्णु की गोद में गिर जाता है। विष्णु उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूर कर देखता है। तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तू इसकी क्या लगती है। विष्णु कहती है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूँ। सिपाही कहते, तू इसकी माँ है, मैं भी घूरकर देखकर उसे भी घूरकर देखकर, पर तू इस देखने में तो इस बहसी की माँ नहीं लगती। तुझे पता है यह लड़ाई में वहसियों की तरह गोलियां चलता है। इसने ना जाने कितने सिपाहियों की जान ली। यह इंसान नहीं जानवर है, और तू कहती है कि तू इसकी माँ है। विष्णु, मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा बहसी नहीं है। इसने किसी की जान नहीं ली, या किसी की जान नहीं ले सकता। यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा। सिपाही, यह घर में रहेगा, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन है। वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानक और पैर से ठोकर मारकर अब इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं। यह वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा, और यहाँ रहेगा तो भी मारा जाएगा। फिर मानक को ठोकर मारने लगता है, पर विष्णु उसका पांव पकड़ लेती है। विष्णु, नहीं, तू इसे नहीं मार, देख इसका शरीर कितना घायल है। तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी। तू माँ के दिल को नहीं समझता, मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से समझती हूँ। यह दिल का बहुत भोला है, इसके किसी के साथ दुश्मनी नहीं। सिपाही हंसता है, हा हा हा। सिपाही, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। यह देख, बटन खोलकर अपना लहू से तरबत्तर सीना दिखाता है। ये सब घाव इसी के किए हुए हैं। मैं इतने घाव से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूं। इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। विष्णु, तू बात क्यों नहीं समझता, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया, इसे मैंने लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है ना। 6 महीने साल में हमें उसका ब्याह करना है। हमारे घर की हालत बहुत खराब है। अगर लड़की की ब्याह
की चिंता ना होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते, पर मैं कभी इसे लड़ाई पर ना भेजती। इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैंने सोचा था कि लड़की ब्याही हो जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने पास घर में रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी हालत हो जाएगी, यह हालत हो जाएगी। आज यह इस हालत में घर आया है, मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ। इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती। सिपाही कहता है, मेरी माँ, जरा सा हंसकर, मेरी माँ अब पागल हो गई है। वो रोज मेरी मौत का इंतजार करती है। वो हंसकर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीबी ने अभी से बेवा का स्वाग बना लिया है। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी, उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ ही वह भी मर जाएगा। फिर से सीना खोल कर दिखाता है, और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल कर दिया। यह अभी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखों को देख, इसकी आंखों में तुझे वह सियाना चमक दिखाई नहीं देती। विष्णु, नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है। इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है, पर इसका असली रंग ऐसा नहीं है। सिपाही, तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती। तू इसकी माँ है, पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है। जब तक मैं सामने हूं, उसके आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख, यह कैसे आंखों में खून भरकर मुझे देख रहा है। मानक सहसा अपने को झटक कर उठ खड़ा होता है और उस सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है, पर सिपाही झट से बंदूक का फुंदा फिर तान लेता है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे आगे आ जाती है। बिस्नी, नहीं, तू इसे नहीं मारेगा। तुझे मेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही, मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह तुझे मार देगा, यह मुझे मार देगा। तू यही चाहती है। बिस्नी, नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा। मैं इसकी माँ हूं, मैं इसे जानती हूं, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। मानक विभत्स स्वर में, मैं इसे नहीं मारूंगा, रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं, मैं इसे जरूर मारूंगा। मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है, जिससे वह लड़खड़ा कर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही की सीने की ओर तान लेता है। मैं वासी हूं, मैं जानवर हूं, मैं वासी और जानवर से भी बढ़कर हूं। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठकर मुझे ठोकर लगा। उसी तरह हंसता है जैसा वो सिपाही हंस रहा था। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। बिस्नी, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। इसके घर में बच्चा होने वाला है। यह मर गया तो इसकी बीबी फांसी लगाकर मर जाएगी। मानक बिस्नी को झटक कर बीच में से हटा देता है। मानक, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी। यही बिस्नी, नहीं मानक, तो इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है, पर मानक उसे फिर झटक कर हटा देता है। बिस्नी चारपाई पर गिरकर हाथों में मुंह छिपा लेती है। सिपाही पार्श्व की ओर हटता है। मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। मानक, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी
बोटी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पार्श्व में जाकर विलीन हो जाती है। बिस्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है, बिस्नी मानक मानक। एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही की कराहने का शब्द सुनाई देता है। सहसा खामोशी छा जाती है। बिस्नी उसी तरह चिल्लाती है, मानक मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदलकर उठ बैठती है। मुन्नी घबराए हुए स्वर में कहती है, मां। बिस्नी उसी तरह मानक। मुन्नी जल्दी से उठकर दिगरी जला देती है, दिगरी जला देती है। दिव्या प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीले हो जाता है। मुन्नी बिस्नी की चारपाई पर बैठ जाती है। क्या बात है मां? बिस्नी आंखों से हाथ हटाकर चुंधियाई सी नजरों से चारों ओर देखती है। बिस्नी कुछ खोजती सी, मानक मानक। मुन्नी तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो। मां, मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया के चिट्ठी जरूर जाएगी। उसे गिरा दो, गेट लगा दो, आ जाओ। बिस्नी जैसे आत्मगत चिट्ठी जाएगी और वह आप। मुन्नी थोड़े दिनों में भैया आप भी आएंगे। तुम आप ही कहती थी कि वे जल्दी आएगी और मेरे लिए करे और चूड़ियां लाएगी। बिस्नी करे और चूड़ियां। ओ मुन्नी, उसे आपने अपने साथ सटा लेती है और आंखों से टप टप पानी बरसने लगता है। मुन्नी, भैया मेरे लिए तो जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना मां? बिस्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है, पर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है। बिस्नी, हाँ बेटी, तेरे करे सबके करे करों से अच्छे होंगे। मुन्नी, सच्चे मोतियों के करे होंगे ना मां? बिस्नी, हाँ बेटी, सच्चे मोतियों के करे। उसका माथा चूमकर उसे अलग हटा देती है। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चारपाई पर चली जाती है। बिस्नी उठकर डिबरी बुझा देती है और उसके डिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरा में बिस्नी की बुनबुनाने का स्वर सुनाई देता है, ताती वा ना लगाई और पार ब्रह्म सहाई, राखन रहाए रखिया प्रभु व्याथी मिटाई। पर्दा फिर गिलता है। बस इसी तरह से ये समाप्त हो जाता है। ये जो बिस्नी देखी ये सपना था, जो देखी सपना। रात को सो रहे। तो कैसा लगा ये नाटक? बड़ा ही सुंदर, सुशील, अच्छा, सबसे सुंदर और टिकाऊ, नहीं? याद रहेगा? गुड। और जिनको छूट गया हो आराम से YouTube पर देख सकते हो, इसे मैं डाल सकता हूं, देखते हैं आवाज कैसा आया उनके बाद। चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।